बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत के साथ हैं और मुकम्मल तौर पर अपने लेसन्स को बाकायदगी के साथ जो है वो सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी के साथ समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेसन भी हमारे पास हमारे प्रीवियस लेसन से रिलेवेंट है। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज को डिस्कस किया था, तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की एक और एप्लीकेशन जो मोस्ट कॉमन है हम उसको इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर लेसन नंबर 31 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप की जब बात की जाती है तो बहुत ही कॉमन हम इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और हम इसको यूज कब करते हैं इस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत ज़्यादा करीब हो जाए, यानी आंख के, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ना आंख के नॉर्मल एक नियर पॉइंट होते हैं, इसी तरह फार पॉइंट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक आई साइड का जो नॉर्मल जो हमारे पास नियर पॉइंट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, यानी अगर आंख से 10 सेंटीमीटर नज़दीक हो और 25 सेंटीमीटर तक दूर हो तो हम आसानी से अपने इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर से भी और ज़्यादा करीब कर लें तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हमें ब्लर नज़र आता है, क्लियर नज़र नहीं आता। इसी तरह अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमारे ट्रांसफार्मर्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लगे होते हैं चिप्स की फॉर्म के अंदर। तो अगर वहाँ पर भी उन ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, जूम करके बढ़ाकर साइज में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो स्टूडेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास बेटा छोटे ऑब्जेक्ट को एक लार्ज साइज के अंदर शो करेगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा। और सेकेंडली, जैसे मैंने एक और बात की थी कि अगर हम आई साइड के बहुत ज़्यादा करीब ऑब्जेक्ट रखते हैं जो क्लियरली नज़र नहीं आता, तो फिर अगर हम इतना ज़्यादा करीब इस ऑब्जेक्ट को रखकर इसके दरमियान में कन्वेक्स लेंस रख दें तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो फिर क्लियर हो जाएगा। बट हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाट इज द फिजिकल वर्किंग of the light ray diagram for the convex lens in simple microscope? Let's start discussion about it. Student, हमने lenses के अंदर 5 conditions को डिस्कस किया था। जब हम 5 conditions की बात करते हैं तो हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पर डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल 5 केसेस थे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हम चाहते हैं कि इस कन्वेक्स लेंस के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट का इमेज मैक्सिमम लार्ज करके देख लें। हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, वो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हमेशा आपकी ये रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आपका ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको ड्रॉ करना है। ऑप्टिकल सेंटर से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर आपका फोकस ड्रॉ होगा और मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया है 4 इंचेस 4 इंचेस का। इसी तरह F और 2F के दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, 4 का। इसी तरह इस F से 2F के दरमियान का डिस्टेंस भी हमारे पास 4 इंचेस का ही कंसीडर होगा। SMS स्टूडेंट, जब हम अपना लेंस ड्रॉ करेंगे तो लेंस के लिए भी यही हमारी कंडीशन होगी कि द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द F टू F दिस इज 4 + 4 8। तो आपको अपने कन्वेक्स लेंस की जो लेंथ है वो भी 8 रखनी है, यानी यहाँ हाफ 4 है और इसका अपर हाफ भी 4 है और टोटल लेंथ लेंस की 8 इंचेस हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। सेकेंडली, हमने ऑब्जर्वेशन में ये एज्यूम किया था स्टूडेंट, हमारी जो 5 कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F, देन ऑन 2F, देन इन बिटवीन 2F एंड F, and then on exactly at F, and then after we just place the object in between F and C means optical center। तो ये 5 कंडीशंस हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर बनती थी। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सो इसका मतलब ये है कि 5th वाली कंडीशन हमारे पास ऐसी थी जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज मैक्सिमम लार्ज हमें मिलता था, बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्म के अंदर।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज लार्ज साइज में हमें मिल जाए, तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करवा दें इन बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव प्लेस्ड माय ऑब्जेक्ट ऑन द 5th पोजीशन. तो स्टूडेंट, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे पास हमारी मैक्सिमम जो है इमेज की जो मैग्नीफाइंग है या मैग्निफिकेशन है वो हमें मिल जाती है. यहां पर मैं कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन C and F, F and 2F, 4 inch, 4 inches. और इसी तरह से स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कन्वेक्स लेंस की हाइट को भी नेम दे दें, दिस इज O and this is M. So the distance between O and M is, this is also 8 inches. और अगर हम इसको एज्यूम कर लें फॉर एग्जांपल कि O से C तक विच इज इक्वल टू C एंड M इज 4 इंचेस. फिर सेकेंडली हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट यहां पर बनाया हम इसको भी नेम देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड A एंड दिस इज कॉल्ड B विच इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास स्टूडेंट हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी कौन सी? AB. तो हम यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या एज्यूम किया वो भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं. द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2 इंचेस. और अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाई हो रही है या नहीं. सो हम सबसे पहले नंबर पे अपनी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. स्टूडेंट, डायग्राम जब हम ड्रॉ करते थे सिंपल माइक्रोस्कोप की या हम कॉमन कन्वेक्स लेंसेज के अंदर, तो हमने ये एज्यूम किया था कि वी हैव जस्ट 3 रेज और उनके लिए हमने 3 रूल्स भी डिसाइड किए थे. एंड द फर्स्ट रूल इज द रे स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन आफ्टर इट रिफ्रैक्ट थ्रू लेंस एंड passes from the F. Now this is our first ray. इसी तरह स्टूडेंट सेकेंड रे के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द हाइट ऑफ और हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड गो सिंपली स्ट्रेट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड रे की जब हम बात करते हैं तो थर्ड रे हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते. उसकी वजह यह है कि थर्ड रे जो हमारे पास रे का रूल था वो ये था कि हमारी जो थर्ड रे है वो फर्स्ट पास करेगी फोकस से और फिर रिफ्रैक्ट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट F के बाद में है तो हमारी रे वापस बैक साइड पर तो नहीं जाएगी. इसलिए हम सिर्फ इन्हीं 2 लाइट रेज को एज्यूम करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट क्या बनती है. स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड पर नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइट रे अपने एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ डेविएशन के साथ जो है वो ट्रेवल कर रही हैं. तो यहाँ पर हमें कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं मिलता इन दोनों लाइट रेस का या इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता. हम इसको वर्चुअली ड्रॉ करके देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी ड्रॉ इट ऑन अ वर्चुअल साइट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. This is our first ray that go on the negative side and this is our second ray which also go on the other side. So student, यहाँ पर अगर आप देखें अब अपनी इस virtual साइड पर तो हमारे पास हमें यहां पर अपना एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है. और अगर हम अपने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम अपने इमेज को ड्रॉ करें तो हमारे पास हमारे इमेज की जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा हाइटेड मिलती है और लार्ज मिलती है एज कंपेयर टू आवर
object. So students, let's see. Now this is the image we got, and this is of the height a dash and b dash, and it is represented as the height of image hi. So now let's see what is the difference between the height of object and height of image. So the height of object is of 2 inches and the height of image we got is of approximately 8 inches. So it's mean that the image, the size of image we find in this ray diagram is 4 times greater than of height of the object. ये उससे तकरीबन 4 गुना बड़ा है साइज के अंदर. तो सिंपली इस तरह से हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो वर्क करती है कि इसके अंदर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कंडीशन हमने याद रखनी है. वी जस्ट हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F focus and optical center. तो फिर आपको आपकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग इमेज जो है वो मिलती है. हम यहां पर ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज यहां प्रोड्यूस हुआ उसकी क्वालिटीज क्या है. क्या हमें हमारा इमेज जो है वो बहुत ज्यादा एक मैग्नीफाइंग वे में मिला है या नहीं मिला. तो उसके लिए स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड है, बिल्कुल है, लार्ज इन साइज. और क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रियल साइड थी और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये इमेज के लिए जो है वो हमारी रियल साइड थी. इसी तरह अगर हम ये देखें तो ऑब्जेक्ट तो रियल साइड पर है लेकिन जो इमेज हमें मिला वो हमारी रियल साइड की बजाय वर्चुअल साइड पर मिला. तो हम इसके लिए लिखेंगे वर्चुअल इमेज. और इसी तरह से और जो क्वालिटी हमें स्टूडेंट यहाँ पर मिलती है वो ये कि हमें जो हमारा इमेज है मोस्टली जब हमारी रियल साइड पर मिलता था तो उसकी फॉर्म इस तरह से इन्वर्टेड थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो हमारा इमेज मिला है वो इरेक्टेड फॉर्म में है, स्ट्रेट. तो हम यहाँ पर लिखते हैं इरेक्टेड. स्टूडेंट जब सिंपल माइक्रोस्कोप की इतनी सी डिस्कशन हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और नया कंसेप्ट जनरेट होता है एंड दैट इज मैग्नीफाइंग पावर. कि फॉर एग्जांपल किसी भी जो लेंस की है, अगर मैं यहां पर लेंस के बारे में बताऊं स्टूडेंट, हमने यहां पर कन्वेक्स लेंस यूज किया था एंड दिस इज अ बाई कन्वेक्स. यानी बाई कन्वेक्स से मुराद स्टूडेंट ये है कि जिसकी आपके पास जो लेंथ और विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा है. मैग्नीफाइंग पावर की स्टूडेंट जब बात की जाती है तो ये एक कंपैरिजन है. कंपैरिजन किस चीज का है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी निस्बत आपका इमेज कितना ज्यादा लार्ज है. तो स्टूडेंट जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं बाय अ सबटेंडेड एंगल तो हम इसको इस तरह से स्टूडेंट मेंशन करते हैं. जस्ट लेट्स सी दैट. फॉर एग्जांपल दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज ए बार और ए डैश बी डैश. और लेट्स सी कि अगर फॉर एग्जांपल यहां से हम अपनी आई साइट के साथ जो है वो इसको वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, इसी तरह स्टूडेंट यहां से भी अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमारा इमेज है वो किस तरह से शो होता है, कितने एंगल पर शो होता है. तो स्टूडेंट जब हम यहां पर एक एंगल सबटेंड करते हैं और देखते हैं कि एंगल डिफरेंस क्या है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा डैश. और स्टूडेंट आपको पता है कि हाइट जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है हमारा एंगल भी उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो एज सिंपल वी कैन जस्ट डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर एज with the help of the formula which is represented or written as m is equal to theta bar over theta.
What is meant by the theta bar? This is the angle subtended by the height of the image, and this is the angle subtended by the height of object. So simply we can define it as the magnifying power of a lens or instrument is simply defined as the ratio between the angle subtended by the height of object over the angle subtended by the height of object. तो ये हमारे पास हमारी मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है। स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला भी बताया गया जिसकी कैलकुलेशन इस लेवल पर आपको नहीं बताई जाती, विच इज सिंपली डिस्क्राइब्ड एज 1 over d over f, sorry 1 plus d over f. What is meant by the d and f? d is equal to the distance of near point. नियर पॉइंट से मुराद ये कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का, कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को 25 या 10 सेंटीमीटर के दरमियान रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगा। लेकिन अगर आप 24 से और करीब कर दें तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी आई साइड के अकॉर्डिंग ये ब्लर हो जाता है। सो नाउ दिस 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। व्हाट इज मीन बाय द एफ? दिस इज सिंपली अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से मुराद भी यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि आपकी ये जो फोकल लेंथ है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं अपने इमेज फार्मूला के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। दिस इज P. P means height or distance between the object and optical center. This is Q. Q means the distance of image from the optical center. And the last thing, the distance from the focus to the optical center, this is called the small f, means focal length. अब इसमें ये भी कहता है कि जितनी ज्यादा फोकल लेंथ आपकी शॉर्ट होगी ना, उतना ज्यादा आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई हो जाएंगे इजीली। इसके बाद स्टूडेंट एक और लास्ट टर्म हमने यहां पर डिसाइड करनी है और डिस्कस करनी है, दैट इज अबाउट द रिजॉल्विंग पावर। स्टूडेंट, जब रिजॉल्विंग पावर की बात की जाती है तो रिजॉल्विंग पावर से मुराद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन से अकॉर्डिंग ये कि हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट किस साइज का था और अब हमने उसको किस साइज के अंदर मैग्नीफाई कर लिया। इसमें एक और पॉइंट ये आता है स्टूडेंट कि हम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इस ऑब्जेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास हाइट का साइज इंक्रीज हो जाता है और ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर नज़र आता है और उसकी डिटेल भी अच्छे तरीके से स्टडी की जा सकती है। सो सिंपली दिस इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। It is also described as the resolving power of an instrument which help us to understand and study the basic detail of a object. तो इस तरह से हमारे पास ये दो तीन जो हमारी definitions हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं जो आप लोग डिफाइन सिंपली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका आज का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, विच इज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, देन राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेंस है और कंपाउंड में हम दो लेंसेज यूज करते हैं। नॉर्मली आज के दौर के अंदर हमारी लेबोरेटरीज में जो माइक्रोस्कोप्स यूज की जा रही हैं डेट आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इंशाल्लाह ताला उसको हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।